गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 का भाग 7 का अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों हम लोग परागण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं कि यह परागण क्या है। बच्चों, इसके पहले हम इस अध्याय में पुष्प की संरचना के विषय में अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और इस पुष्प में नर भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है, इसका भी अध्ययन कर लिया है। तो यह पुष्प का जो है नर भाग है, और पुष्प के नर भाग में ऊपर जो है परागकोश होता है, नीचे पुतंतु होता है। डंडल की तरह जो होता है इसको हम पुतंतु बोलते हैं। अगर इसके मादा भाग की बात करें तो इसके मादा भाग के 3 भाग होते हैं। जो अग्र भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाला जो भाग होता है उसको हम वर्तिका, और सबसे नीचे जो खुला हुआ भाग होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं। परागण की क्रिया बच्चों, जब आपका यह जो आपका नर युग्मक है, ऊपर का जो यह परागकोश है, जब यह परिपक्व अवस्था में हो जाता है तथा मादा का यह वर्तिकाग्र परिपक्व अवस्था में हो जाता है, तब परागकोश जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो इसका स्फुटन होता है, यह फूट जाता है और इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम परागकण कहते हैं। तो इसी परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को ही हम लोग परागण कहते हैं। तो परागण की परिभाषा बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की घटना को ही परागण कहते हैं। और बच्चों, यह जो परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम के आधार पर, ठीक है, पहला जो है उसको हम लोग जो होता है वह कीट या पतंगों द्वारा, कीट पतंगों या भौरों द्वारा क्या होता है, इस परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। इसीलिए पुष्प का हमने अध्ययन किया है कि पुष्प का जो दलपुंज होता है वह रंग बिरंगा होता है तथा इसमें सुगंध होता है। क्यों? कीट और पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही यह रंग बिरंगा तथा इसमें जो है महक पुष्प में होता है। यह कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही होता है। तो कीट पतंगों के द्वारा ही, मैंने इन्हीं के द्वारा ही सबसे अधिक जो है आपका परागण होता है। तो पहला है कीट और पतंगों द्वारा परागण, अर्थात परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है वह तितलियों, ठीक है, आपका भौरों आदि के द्वारा अधिक होता है। क्योंकि जब भौरे या तितलियां किसी जो है पुष्प पर बैठते हैं तो क्या होता है, जो इसका वर्तिकाग्र भाग होता है इस पर चिपचिपा होता है। यह भाग जो है इस पर जो है क्या होता है, शर्करा और कुछ कार्बनिक पदार्थ होता है। यह चिपचिपा भाग होता है जिस पर जो है क्या होते हैं, जो तितलियां या भौरे जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है बार होते हैं उनके पैरों में, उनके शरीर में, और वह उसी के द्वारा वह इस पर चिपक जाते हैं और परागकण जो है, परागकण एक परागकण जो है आपके वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। इस तरह से जो है तितली, भौरों आदि के द्वारा जो है आपका परागण होता है, जिसको हम कीट या पतंगों द्वारा हम परागण कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं वायु द्वारा। जैसे गेहूं का फसल इस समय है, तो गेहूं पर यदि कीट और पतंगों द्वारा परागण अगर होता रहे, जिस तरह से इस पर हमने देखा पुष्प में किस तरह से भौरे जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो है परागण की क्रिया करते हैं, अर्थात परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो उसी तरह से यदि गेहूं की फसल पर किया जाए तो इनका परागण सालों साल लग जाएंगे इनके परागण होने। इसलिए गेहूं आदि की जो फसल है उसमें जो परागण है वह वायु द्वारा होता है, ठीक है। वायु द्वारा जो है उनका परागण जो होता है, अर्थात परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र पर वायु द्वारा पहुंच जाते हैं। तो गेहूं की फसल आदि जो होता है इसमें जो परागण होता है वह वायु द्वारा होता है। तीसरा जल परागण, अर्थात जो जलीय पौधे हैं उनमें परागण जो है जल द्वारा होता है, इसलिए इसे हम जलीय परागण कहते हैं।
और चौथा और अंतिम है जंतु परागण। जंतु परागण अर्थात जंतुओं द्वारा जो है परागण जो होता है, अर्थात जंतुओं द्वारा जो पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर, ठीक है, पहुंचने की जो घटना होती है जंतुओं द्वारा, उसे हम जंतु परागण कहते हैं। जैसे मनुष्य ही ले लीजिए, हम ही ले लें, हम क्या करते हैं, एक पुष्प को छूते हैं, छूते हुए दूसरे पुष्प को छू देते हैं, तीसरे पुष्प को, इस तरह से पुष्प को छूते हम चले जाते हैं। अर्थात एक पुष्प से दूसरे पुष्प द्वारा जो है क्या हो जाता है, इस परागकण का उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी जो है परागण करते हैं। इसी तरह से अन्य जंतु जो है क्या करते हैं, वह अपना परागण करते हैं, इसलिए इसे जंतु परागण कहते हैं। अब आते हैं बच्चों कि यह जो परागण है बच्चों, यह परागण दो प्रकार का होता है। यह परागण बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण, और दूसरा बच्चों होता है परपरागण। परपरागण बच्चों, यह स्वपरागण क्या है बच्चों? स्वपरागण वह परागण है कि जब एक ही पुष्प के, माने एक ही पौधा है, यह एक ही पौधे के एक ही पुष्प से जो पराग कोश निकलकर उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वह स्वपरागण होता है। या एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प, उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जो है आपका परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे भी हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यह आपका अड़हुल का पुष्प है, तो देखिए इस अड़हुल के पुष्प में यहाँ देखिए यह जो आपका यह पीला पीला यह जो दिख रहा है, यह आपका पुष्प का नर भाग है, और यह बीच वाला जो भाग है, यह बीच में जो है यह क्या है, यह मादा भाग है। तो इसी पुष्प से जो आपका नर भाग है, ठीक है, इस नर भाग से परागकण निकलकर इस जो है मादा भाग के वर्तिकाग्र पर जब यह पहुंचते हैं, तो यह भी स्वपरागण होता है। यह एक पुष्प है और एक दूसरा अड़हुल का पुष्प हो जाए, एक दूसरा अड़हुल का पुष्प हो, तो इसका, ठीक है, इस परागकण का, ठीक है, दूसरे पुष्प, उसी पौधे के दूसरे पुष्प जब यह परागण जो है परागकण पहुंचते हैं, इसे भी हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों यह परपरागण क्या है? परपरागण क्या होता है बच्चों कि जो आपका पुष्प है, ठीक है, किसी पौधे का एक पुष्प तथा उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की घटना को हम परपरागण कहते हैं। एक ही जाति का होना चाहिए बच्चों। जैसे अड़हुल का पुष्प है तो अड़हुल का ही पुष्प होना चाहिए। तो एक अड़हुल का पुष्प है, मान लीजिए आपका एक अड़हुल का पुष्प है और एक दूसरा अड़हुल का पुष्प है, ठीक है, दो अड़हुल के पुष्प है, ठीक है, तो यह एक अलग पौधा है, यह अलग पौधे का पुष्प है, तो इसका जो है परागकण निकलकर इस पौधे में स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं परपरागण। ठीक बच्चों, तो समझ में आया कि स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है। स्वपरागण क्या होता है? जो पुष्प होता है, इस पुष्प का, इसी पुष्प का परागकण जो है इसके वर्तिकाग्र पर, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वह स्वपरागण होता है। या यही जो आपका पौधा है, इस पौधे में एक और पुष्प है, इस पौधे में एक और पुष्प इस तरह से है, मान लीजिए इस पौधे में एक और पुष्प है, इस तरह से एक और पुष्प है, इस तरह से एक और पुष्प है, इसी पौधे के, इसी जो है पौधे के एक और पुष्प है, और इस पुष्प का, ठीक है, परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना, या इस परागकण का इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यह भी स्वपरागण के अंतर्गत ही आता है। अब परपरागण क्या है? एक पुष्प है, एक पुष्प यहाँ है, और एक जो है एक पौधे का और एक दूसरा पौधा है, और यह एक पौधा है बच्चों, ठीक है, और यह दूसरा पौधा है, तो इस पौधे का जो पुष्प है, इसका परागकण निकलकर एक दूसरे पौधे के परागकण पर इस तरह से जो है
यह स्थानांतरित होते हैं, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह आपका कहलाता है पर परागण। तो अब हम देखते हैं कि यह स्वपरागण और पर परागण से क्या लाभ है तथा क्या हानियाँ हैं। तो स्वपरागण की अगर हम लाभ और हानियाँ की बात करें तो स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक ही पुष्प है और इसी पुष्प के जो है जो परागकोश है, इन्हीं परागकोश से परागकण निकलकर इसी वर्तिकाग्र पर आ जाता है। अर्थात इसी पौधे का जो है आपका परागकण है और इसी पौधे का वर्तिकाग्र है। इसके लिए हमें किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वपरागण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पहला। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा, यह जो स्वपरागण होता है वह निश्चित होता है, अर्थात इसके लिए जो किसी दूसरे जो है पुष्प की जरूरत नहीं होती, अर्थात इसका जो आपका परागण होता है वह निश्चित होता है। तीसरा, जो इसका स्वपरागण के द्वारा जो इनका जो है पौधा प्राप्त होता है, ठीक है, वह पौधा शुद्ध होता है। वह पौधा क्या होता है? शुद्ध होता है, अर्थात उसी के जो है गुण जो है, इसी के गुण जो है उनके पौधों में भी होता है, अर्थात यह शुद्ध पौधा होता है। ठीक है। हानियाँ क्या है स्वपरागण से? कि इससे जो आपका पौधा प्राप्त होता है, ठीक है, वह पौधा क्या होता है? वह पौधा जो है छोटा होता है, ठीक है, और कमजोर होता है, ठीक है, और इसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। जो स्वपरागण के द्वारा जो नया पौधा या जो है प्राप्त हुआ, उस पौधे में क्या होते हैं? वो पौधे कमजोर होते हैं, ठीक है, और आकार में छोटे होते हैं तथा इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यह इसकी हानि है। अगर हम पर परागण की बात करें तो पर परागण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात एक पौधे का पुष्प होता है और उसी जाति के दूसरे पौधे का पुष्प की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें इसके माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा, जिसके कारण जो है इनका परागण अनिश्चित होता है, ठीक है, क्योंकि इनके परागण के लिए हमें दूसरे पुष्प की आवश्यकता होती है। यदि दूसरा पुष्प नहीं मिल पाता तो उसमें परागण नहीं हो पाता, अर्थात पर परागण में क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें जो परागण है वह अनिश्चित होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो पौधा प्राप्त होता है, ठीक है, वह क्या होता है? संकर पौधा होता है, अर्थात जो माता पिता होते हैं, माने जो उनका जो है पुष्प होता है, ठीक, उससे भिन्न लक्षण प्राप्त होते हैं, उनमें भिन्नता प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए जो है पर परागण जो है जो पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, वह जो है जो उसके पैतृक आपके पौधे हैं उससे जो है भिन्न होता है। और इससे जो पौधा प्राप्त होता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है, वह अच्छे क्वालिटी के अच्छे गुणवत्ता वाला जो है आपका पौधा होता है, वह हाइब्रिड होता है, ठीक है, यह संकर पौधा होता है। और इसीलिए बच्चों देखिए, हम लोग के जो है लड़के और लड़कियों के विवाह में हम लोग क्या करते हैं? गोत्र का मिलान करते हैं। पंडित क्या करते हैं? गोत्र का मिलान करते हैं कि वह गोत्र नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, अर्थात अपने संबंधियों में हम शादी नहीं करते हैं, हम दूर का संबंध खोजते हैं, दूर का संबंध खोजते हैं, ठीक है। विवाह में लड़के और लड़कियों के विवाह में, ठीक है, हम अपने गोत्र का मिलान करते हैं, दूर के संबंधों को देखते हैं और दूर के संबंधों से ही हम जो है विवाह करते हैं, जिससे जो है उनका संतान क्या हो? जिसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, जो एक विशिष्ट बालक हो, ठीक है। इसीलिए जो है वही गुण यहाँ भी जो है काम करता है, पर परागण, ठीक है, पर परागण इसीलिए विशिष्ट पर परागण है। और अगर पूछा जाए स्वपरागण और पर परागण में कौन सा परागण अच्छा होता है, तो पर परागण अच्छा होता है, क्योंकि पर परागण से जो आपका पुष्प प्राप्त होता है वह जो है भिन्न प्रकार का पुष्प प्राप्त होता है और इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग अध्ययन, ठीक है, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए।